दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो आपके एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 से जुड़ा हुआ एक वीडियो है, जिसमें कि हम आज चैप्टर 1 यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ से जुड़े हुए जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपके साइंस के चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ में जितने भी अभ्यास में दिए हुए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराते हुए उसको एक्सप्लेन करते चलूँगा ताकि आपको क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी साइंस के बुक का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। तो पहले मैं आपको सेंटीग्रेड और केल्विन इन दोनों में क्या संबंध है यानी कि इन दोनों के लिए क्या फार्मूला है पहले मैं वो बता दूं ताकि ईजिली आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में निम्नलिखित संबंध होता है। तो ऊपर आप फार्मूला देख सकते हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन माइनस 273.5, यानी कि अगर आपको सेंटीग्रेड में कोई टेम्परेचर पूछे और केल्विन में ताप दिया रहे तो आप क्या करेंगे, केल्विन में से 273 घटा देंगे। होता वैसे वैल्यू है 273.5, लेकिन हम सिर्फ 273 भी घटा सकते हैं। और यदि आपको केल्विन पूछा हो और डिग्री सेंटीग्रेड में मान दिया हो तब हमें नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, केल्विन बराबर सेंटीग्रेड प्लस 273.5। तो ये फार्मूला हुआ। अब इस फार्मूले को कैसे यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इनसे आपके अभ्यास में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आप इन दोनों फार्मूले को लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम न हो। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर और हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। यानी कि हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया रहेगा, हमें उसको सेंटीग्रेड में बदलना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 300 केल्विन, अब हमें 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया हो और हमें उसे सेंटीग्रेड में बदलना हो तो उसमें हम क्या करेंगे, माइनस 273 कर देंगे, यानी कि उसमें 273 घटा देंगे। तो जब हम 273 घटाएंगे तो हमारा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 300 केल्विन दिया है तो 300 केल्विन में से हम 273 घटा देंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह हम केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलते हैं। तो याद रखिएगा, जब केल्विन में टेम्परेचर देगा तो हम उसमें 273 घटाकर डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 573 केल्विन, तो इसे सेंटीग्रेड में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 273 घटाएंगे और जब 573 में हम 273 घटाएंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे आएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी केल्विन में टेम्परेचर दिया हो तो सेंटीग्रेड में बदलने के लिए हम उसमें 273 घटाते हैं। तो 573 में से जब 273 घटाएंगे तो वैल्यू आएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड। आइए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो अभी तक हम लोगों ने पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें तापमानों को सेंटीग्रेड में बदलना था, यहाँ पर केल्विन में बदलना है। तो जब भी हम सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हो और उसे केल्विन में बदलना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, 273 जोड़ देते हैं। जैसा कि पीछे हम लोगों ने देखा, जब केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल रहे थे तो उसमें हम 273 घटा रहे थे, लेकिन जब हम सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं तो उसमें 273 जोड़ देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, आप एक याद रखिए, दूसरा जस्ट उसका उल्टा होगा। तो आप चाहे केल्विन का याद कर लीजिए या फिर डिग्री सेंटीग्रेड का याद कर लीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है। तो मैंने अभी बताया कि जब भी केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलते हैं तो उसमें 273 जोड़ देते हैं। तो 25 में जब हम 273 जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएगा 298 केल्विन, यानी कि जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 298 केल्विन के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलते हैं तो 273 जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बी है जो कि दिया हुआ है 373 डिग्री सेंटीग्रेड। तो केल्विन में बदलने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे और जब 273 जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, हमारा वैल्यू आएगा 646 केल्विन,
यानी कि 373 डिग्री सेंटीग्रेड 646 केल्विन के बराबर होता है। आगे मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप नीचे इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो क्वेश्चन है, यदि किसी मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप उसे केल्विन में बताइए। तो आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आता है आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन का आपको कारण देना होगा। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो यहाँ पर नेफ्थलीन, आप लोगों ने घर पे नेफ्थलीन की गोली देखी होगी, वाइट कलर की गोल सी होती है जिसे कॉमनली हम लोग कारगोली के नाम से जानते हैं, और इसका उपयोग कपड़ों में डालकर रखा जाता है ताकि उसमें कीड़े मकोड़े न लग पाएँ। तो उसे रसायन की भाषा में नेफ्थलीन कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नेफ्थलीन की जो गोली है वो सीधे गैस में बदल जाती है बिना कोई द्रव में बदले। तो पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है, यानी कि अगर इसे हम रूम टेम्परेचर पे रखें तो ये बिना ठोस से द्रव में बदले सीधे गैस यानी कि वाष्प में बदल जाता है। तो जब कोई पदार्थ ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदलता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो कोई भी ठोस पदार्थ जब भी गैस में बदलता है तो पहले वो ठोस से द्रव में बदलता है, फिर द्रव से गैस में बदलता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि ठोस से सीधे गैस में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पर हम लोगों ने नेफ्थलीन का उदाहरण देखा। इसके पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको कपूर के बारे में बताया था। आप लोगों ने कपूर को भी देखा होगा, जब हम उसको जलाते हैं तो सीधे वो ठोस से गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेफ्थलीन की बात करें, तो क्वेश्चन में आपको दिया था कि नेफ्थलीन जो है कुछ समय के साथ ठोस से सीधे गैस में बदलता है, यानी कि अदृश्य हो जाता है। तो मैंने पूरी प्रक्रिया को समझा दिया कि नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है। यह द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ठोस अवस्था से वाष्प में बदल जाता है और इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसलिए नेफ्थलीन को रखा रह देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, यानी कि बी क्वेश्चन है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। मतलब कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हम सभी जानते हैं जो इत्र होता है यानी कि जो परफ्यूम होता है, हम दूर बैठे रहें तब भी हमें उसकी गंध महसूस होती है। तो इसका कारण क्या है, यही आपको बताना है। तो यदि हम बात करें इत्र की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं परफ्यूम, तो इत्र भी एक वाष्पशील द्रव होता है। तो इत्र में होता क्या है, यह वाष्प में बदलकर वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में विसरित हो जाता है। तो विसरित होना का मतलब कि बढ़ जाना, मतलब चारों दिशाओं में फैल जाना। यानी कि अगर हम बात करें परफ्यूम की, तो परफ्यूम जब बॉटल में रहता है तो लिक्विड रूप में रहता है, और जब हम इसे प्रेस करते हैं यानी कि जब इसे हम खोलते हैं तो यह द्रव से वाष्प में बदलकर वायु के कणों के साथ सभी दिशाओं में विसरित हो जाती है। इसलिए हमें जो इत्र की गंध होती है बहुत दूर बैठे हुए भी महसूस होती है, यानी कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें पहला है जल, दूसरा है चीनी और तीसरा है ऑक्सीजन। तो हमको बताना है कि जल, चीनी और ऑक्सीजन, इनमें जो कण होते हैं, इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल है वो हमें बढ़ते हुए क्रम में बताना है। यानी कि हमें जल, चीनी और ऑक्सीजन में उपस्थित जो कण हैं उनके बीच जो आकर्षण बल है उसे बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो गैस के कण होते हैं उनमें आकर्षण बल बहुत कम यानी कि न के बराबर होता है, और उससे अधिक होता है द्रव में और सबसे अधिक होता है ठोस में। गैसों में आकर्षण बल कणों के बीच नहीं पाया जाता, इसलिए इधर उधर उड़ते रहते हैं। द्रव में आकर्षण बल कम होता है,
इसलिए इनका आकार निश्चित नहीं होता। और जो ठोस होते हैं, ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल पाया जाता है, इसलिए इनके कण पास पास चिपके होते हैं और इनका आकार निश्चित होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो गैस में आकर्षण बल सबसे कम, द्रव में उससे अधिक और ठोस में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन में जो हमारा दिया है जल, चीनी और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन में जो कणों का आकर्षण बल है वो सबसे कम। उसके बाद द्रव के रूप में जो ऑप्शन दिया वो है जल, तो जल में उससे अधिक होगा। और चीनी जो कि ठोस रूप में पाया जाता है, इसमें सबसे अधिक आकर्षण बल होगा। तो हमारा बढ़ता हुआ क्रम कैसे है? सबसे कम ऑक्सीजन में, उससे अधिक आकर्षण बल जल में और सबसे अधिक आकर्षण बल चीनी में। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी साइंस के बुक चैप्टर 1 से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।